हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है जिसमें टीचर टॉपर को मैं फीचर कर रहा हूँ। जो भी आपके कॉमन डाउट है सिविल सर्विस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। मेरे साथ इस पॉडकास्ट की सीरीज में फीचर्ड है प्रतीक गुप्ता सर, जो कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं सिविल सर्विस को। सर का एक्सपीरियंस 14 साल का है। सर से डिटेल बात करेंगे कि कितना जरूरी है आपको कोचिंग लेना, सबसे पहले टॉपर्स की बातें, अपने सब्जेक्ट को यानी अपने सोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप, ठीक है। और जो यूपीएससी में कुछ मिथ है उससे रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं हम लोग। तो सर, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे आपका। थैंक यू। सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हो जी। सर, एक अपनी बेसिक जानकारी दें अपने बारे में। देखिए, मेरा नाम प्रतीक गुप्ता है और करीब 14 साल हो गए हैं मुझे यूपीएससी की फील्ड में पढ़ाते हुए। करंटली मैं फिजिक्स वाला के साथ जुड़ा हूँ कि यूपीएससी डिवीजन में, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस कर रहा हूँ। एक मैं माइंड सेट सर बताता हूँ। जी। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, कुछ लोगों का बेसिक क्लियर होता है, मतलब कोर सब्जेक्ट जो यूपीएससी पूछती है, जो अपना जी। कोर सब्जेक्ट है हम्म। उनका रेडी रहता है। उनकी आंसर राइटिंग ठीक नहीं होती है, हम्म। मतलब आंसर राइटिंग उस लेवल की नहीं करते हैं। और कुछ लोग का तो बिलो मतलब है, मतलब वो एवरेजेस। हाँ एवरेज है। हम्म। तो क्या इन दोनों में से किसको कोचिंग लेनी चाहिए, कि इनको सिर्फ एक मेंटर अपना पकड़ लो और मेंटर के साथ अपनी एक ऑनलाइन कोई बैच ले लो, ठीक है, उसके साथ अपनी तैयारी करो? इन दोनों से पैरामीटर पे बताएं। देखिए, मेंटरशिप वाली चीज अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट में मुझे बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं जो आपको ठीक से आंसर गाइड करना सिखा पाए। ओके। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न आजकल मेंटर्स का या इंस्टीट्यूट्स में क्या देखा है कि वो बच्चों को इस तरह रटवाते हैं कि आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बॉडी पार्ट हो गया, कंक्लूजन हो गया। जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि यूपीएससी का हर क्वेश्चन यूनिक होता है जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं, और हर आंसर की डिमांड अलग होती है। कईयों में ऐसा होता है कि आपको इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको पहली लाइन से क्वेश्चन को टारगेट करना होता है, ठीक है। और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको इंट्रोडक्शन काफी लिखना होता है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। तो बच्चों को इंस्टीड ऑफ रटवाना, आपको समझाना चाहिए उनको कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप आंसर लिखें तो हमेशा बेटर रहता है। और एक चीज मैंने हमेशा देखा है बच्चों के केस में, वो हमेशा मतलब मेंटर्स के केस में मैंने ये देखा है कि वो हमेशा ये समझाना चाहते हैं कि आपको ये करना ठीक है। जबकि मेरा मानना यह है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं यूपीएससी मेंस के लिए, तो हमें आपके पैटर्न को सुधारना चाहिए। मतलब इट्स नॉट लाइक कि यू कैन अडॉप्ट समवंस एल्स द वे ऑफ आंसर राइटिंग। आपको उनका जो तरीका है उसके अंदर बदलाव करके, सुधार करके वो उनको करना चाहिए। बिकॉज किसी दूसरे का तरीका अडॉप्ट करना, आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। नहीं तो हमें मेंटर की जरूरत तो पड़ेगी ना, अगर देखिए, अगर हमें जरूरत कुछ। पड़ेगी क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि हर इंस्टीट्यूट्स में जो कंटेंट है वो तो आपको पढ़ा देते हैं, पर एक अच्छा लिखने का जो तरीका है वो नहीं समझा पाते हैं। जिसकी वजह से आप खुद देखेंगे कि अब 40% 41% पे लोग आईएएस बन रहे हैं। जबकि 2007-8 जब हमने तैयारी करी थी तो उस टाइम की अगर मैं आपको बताता हूँ तो कट ऑफ मिनिमम 45-50% जाती थी। अब वो घट के ऑलमोस्ट 8 से 10% नीचे आ गई है। और बच्चों के, खासकर मेरे पेपर की अगर आप बात करेंगे मार्क्स की, तो जीएस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमिक्स का एक मेजर पोर्शन आता है, उसमें मेजरली आपको बच्चों के मार्क्स डबल डिजिट में मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप टॉपर्स की ही बात करें इस साल की, जो टॉप 10 रैंक की आप मार्कशीट उठा के देखिए, आपको मिलेगा मेजरली स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से 90 और 100 के आसपास, 100 से भी कम आए हैं। रीजन क्या है कि मैं क्लास में बच्चों को ये तो समझा देता हूँ कि ये कंटेंट है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, उसमें आप समझिए, करंट अफेयर से जोड़िए। बट जब लिखने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो अप्लाइड सब्जेक्ट है वो लिखने में उनको दिक्कत आती है। अब खुद सोचिए, अगर एक कोई मेंटर है, उनके खुद के कभी जीएस पेपर 3 में मार्क्स नहीं आए तो वो कैसे ही आपको समझा पाएंगे। अच्छा, इंटरव्यू आपने दिया था जी। एक बार? 2 बार। 2 बार इंटरव्यू, जी। ठीक है। 4 अटेम्प्ट दिए थे, यानी हाँ। 6 अटेम्प्ट से पहले वाले। जी जी जी। जब मैंने 2013 की बात है, जब 6 अटेम्प्ट हो गए थे, तब मेरे पास मौका था कि मैं 2 अटेम्प्ट और दे दूं। अभी आपने देखा था एस्पिरेंट एक सीरीज भी आई, तो कई बार बच्चे क्लास मिल में भी गया। बोलते हैं कि सर अगर आपने दे दिया होता तो क्या पता बन जाते। बट उस चीज को देखिए, मैं क्या ही कहूँ कि वो तो किस्मत वाली बात है, होता या नहीं होता। बट उस टाइम फिर मैं पढ़ाने की लाइन में आ गया था, तो फिर अब दोबारा से फिर से पढ़ाई करना शुरू करना वो थोड़ा सा ठीक मुश्किल है लगा सर, मुझे। ठीक है। आपसे बात के दौरान पता चला कि आप करीब 6-7 कोचिंग में अपनी पढ़ाया है। जी।
सर वास्तव में एक्चुअली मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके मन में एक कॉमन डाउट होता है कि कोचिंग किस बेस पे काम करती है, कैसे एस्पिरेंट को देखती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं कि कोचिंग एक स्टूडेंट को कैसे देखती हैं, तो उसे एक कस्टमर की तरह देखती है। हम्म। आप ये मान के चलिए, पहले जैसे होता था कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और जब मैं देखता था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो एक उनका एटीट्यूड होता था बच्चों को लेके, उनको ये होता था कि हमें बच्चों को पढ़ा के टॉप पे लाना है, अच्छे से पढ़ाना है। पढ़ाते अब भी अच्छे से ही हैं, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और इतने सारे मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने की वजह से एवरीवन इज ट्राइंग टू पुल अप द कैंडिडेट। हर कोई कैंडिडेट को खींचना चाहता है अपनी तरफ कि हमारे पास आ जाओ, चाहे वो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो, एडवर्टीजमेंट हो, सोशल मीडिया हो, हर कोई चाहता है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा, स्टूडेंट तो देखिए स्टूडेंट ही है, बट कहीं ना कहीं अब उसको एक कस्टमर की तरह माना जाता है और उसको चाहते हैं कि बस हमारे पास किसी तरह से बच्चा आ जाए। ठीक है, तो फिर इस दौरान बच्चा कैसे सेलेक्ट करे कि जितनी भी मार्केटिंग हो रही है, यार ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए सुटेबल है, ठीक है, कैसे अपने आप को फिर वहां फिट देखिए, करेगा? वो तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है। क्योंकि मार्केट में जब आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं तो कंफ्यूजन हमेशा बढ़ जाती है। जब आप सामान खरीदने जाते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास 2 या 3 डेनिम के ऑप्शन है, तो आप उनमें से एक आराम से चूज कर लेते हैं। जैसे हमारे केस में हमने पढ़ाई की थी कि 2 या 3 इंस्टीट्यूट थे इंग्लिश मीडियम के, तो हमने सिंपली बाजीरामन रवि को उस टाइम चुना था, बिकॉज दैट वाज द बेस्ट इंस्टीट्यूट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज के टाइम में क्या है कि जब आप मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं, तो चुनना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, ये वही बात होती है कि आई वुड से अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ लक कि तो आप फिर में जैसे जिसको। आपको चुनना होता अगर, तो क्या करते आप? देखिए, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आज के टाइम में। अगर शायद मैं आज अपनी बात करूं कि मुझे, अगर आज मैं तैयारी करता और अगर मैं जितना मैच्योर आज हूं उस टाइम जी, तैयारी के टाइम पे मैच्योर होता, क्योंकि देखिए मैच्योरिटी लेवल का बिल्कुल फर्क अलग होता है। होता है। तो शायद मैं यही कहूंगा कि मैं यूट्यूब के थ्रू तैयार कर लेता। ओके। हाँ, क्योंकि जैसे आप हमारा फिजिक्स वाला का भी देखेंगे, हमारे सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं हम सब यूट्यूब ऑनलाइन। पे भी अच्छा खासा करवाते हैं। बट यूट्यूब में बस एक ही दिक्कत ये हो जाती है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाती है और आप उसमें अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो। और आजकल के टाइम में तो मैं आपको बस सबसे बेहतरीन चीज आपके पास जो ये एआई हो गया है, चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक हो गया, गूगल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब से आपको बहुत मदद मिलती है। बस प्रॉम्प्ट देने आना बस चाहिए। फर्क ये है कि आपको इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपको इस्तेमाल करना आता है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।